साल 2005 फरवरी का महीना। अमेरिका में फ्लोरिडा का पाम बीच इलाका, ये एक ऐसी जगह है जहां सूरज की पहली किरण भी शायद इजाज़त लेकर ही अंदर आती है। ऐसी ही एक सुबह थी। एक 15 साल की लड़की थी जिसे हम मैरी कहेंगे। अजीब से बेचैनी और थोड़ी उम्मीद के बीच ये फंसी हुई थी। मैरी बदला हुआ नाम है। हम इस बच्ची का सही नाम आपको क्यों नहीं बता सकते, आपको जल्द समझ में आ जाएगा। दरअसल मैरी एक बहुत अमीर और पावरफुल आदमी के घर मसाज के लिए जाना चाहती थी, या उसे अंडर फोर्स वहाँ भेजा जा रहा था। बदले में उसे कुछ $100 ही मिलने थे। ये पैसे उसके और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैरी कोई प्रोफेशनल मसाजर नहीं थी, सिर्फ 15 साल की स्कूल जाने वाली एक बच्ची थी। अपने सपने उसके थे, छोटी छोटी इच्छाएं थीं और कुछ मजबूरियां भी थी बहुत बड़ी। उसे एक दूसरी लड़की अपने साथ लाई थी। उसने मैरी को समझाया था कि अगर घर का मालिक उम्र पूछे तो खुद को 18 साल का बताना है। मैरी नहीं जानती थी कि ये बुलावा सिर्फ एक मसाज का नहीं है, बल्कि एक ऐसे घिनौने जाल में फंसने का पहला कदम है जो अनगिनत मासूम जिंदगियों को निगल चुका था। एक ऐसा जाल जिसे बड़ी सफाई से और बेरहमी से बुना गया था जेफरी एप्स्टीन नाम के शख्स द्वारा। एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में दौलत, अय्याशी और ताकत की गलत इस्तेमाल और यौन शोषण का एक भयानक और घिनौना चैप्टर लिखने वाला था। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। राजदूत में आज हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन की कहानी। यही वो शख्स है जिसने अमेरिकी सियासत में सालों से भूचाल खड़ा किया हुआ है। एक बार फिर उसका नाम खबरों में है। आप जानते ही हैं कि 5 जून को, यूएस का 5 जून है ना, तब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोशल मीडिया पर कहासुनी हो गई। मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ खूब लिख रहे थे, बोल रहे थे। उतने में ट्रंप ने कह दिया कि बहुत बचत सूझ रही है, अगर बिलियंस एंड बिलियंस बचाने हैं तो मस्क को मिलने वाली सब्सिडी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट कर दें। मस्क इसके बाद खंबा नोचने लगे, बोले कि अब बड़ा बम फोड़ने का वक्त आ गया है। सुनील पाल की कॉमेडी शायद ये भी देखते थे। मस्क ने एक्स पर लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि सच जरूर सामने आएगा। एप्स्टीन फाइल्स, ट्रंप की दुखती रग। जब से मस्क ने एप्स्टीन का नाम लिया है तब से फॉक्स न्यूज़ का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ये क्लिप फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम विल केन शो की है। 3 जून 2024 को ट्रंप इसमें शामिल हुए थे। तब वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। इसमें 3 पत्रकारों का एक पैनल है जो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहा था, और इसमें एक महिला पत्रकार भी है जो पूछती हैं कि क्या आप 9/11 फाइल्स को डिक्लासिफाई करेंगे। ट्रंप कहते हैं हाँ। फिर वो पूछती है कि क्या आप जॉन एफ कैनेडी के मर्डर से जुड़ी फाइल्स को डिक्लासिफाई करेंगे, कैनेडी फाइल्स। ट्रंप कहते हैं हाँ, कुछ कर भी चुका हूँ। इसके बाद महिला पत्रकार, जिसने मानो पहले 2 सवाल इसीलिए पूछे थे ताकि वो एक तीसरा सवाल पूछ सके जिस पर ट्रंप की जबान लड़खड़ाए, तो वो पूछती है कि क्या आप एप्स्टीन फाइल्स को डिक्लासिफाई करेंगे। ट्रंप पहले तो कह देते हैं हाँ, लेकिन फिर कहते हैं कि आई थिंक लेस सो, है ना, क्योंकि उन फाइल्स में काफ़ी कुछ ऊट पटांग और झूठा है, फोनी है, ऐसा ट्रंप कहते हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। आप कभी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं डिक्लासिफाई करना तो चाहता हूं, लेकिन भरोसा कायम करने में जितना योगदान 9/11 या कैनेडी फाइल्स का होता, उतना शायद एप्स्टीन फाइल्स के मामले में न हो। ये हमने क्रक्स बताया आपको, उस महिला पत्रकार और ट्रंप के बीच जो बात हो रही थी उसका। जाहिर है ट्रंप इस सवाल पर फंस गए थे। वो इनकार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये जोड़ दिया कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा काफी कुछ है जिससे लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। अब मस्क का दावा है कि ये लोग खुद ट्रंप ही हैं। तो क्या है जेफरी एप्स्टीन की कहानी, ट्रंप का इस केस से क्या लेना देना है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं कहानी। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को हुआ था। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के पैदाइश है। मिडिल क्लास यहूदी परिवार में पैदा हुआ लड़का। उसके पिता सेमुर एप्स्टीन न्यूयॉर्क के पार्क डिपार्टमेंट में एक छोटे मोटे ग्राउंड कीपर का काम करते थे। एप्स्टीन की माँ पॉला एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क थी। जेम्स पैटरसन अपने किताब फिल्थी रिच में एप्स्टीन के बचपन के दोस्त ग्रेगरी ग्रॉसबर्ग के हवाले से लिखते हैं कि सेमुर और पॉला बहुत अच्छे इंसान थे। एप्स्टीन बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज था, खासकर मैथ्स में उसकी समझ बहुत अच्छी थी। इसी वजह से उसने स्कूल में 2 क्लासेस जंप की।
उसकी एक और बचपन की दोस्त बेवर्ली डोनाटेली बताती हैं कि एप्स्टीन पियानो भी बहुत अच्छा बजाता था। एप्स्टीन केस पर लिखी किताब परवर्जन ऑफ जस्टिस में पत्रकार जूली के ब्राउन बताती हैं कि एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के मशहूर कूपर यूनियन कॉलेज में एडवांस मैथ्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कभी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं की। 70 के दशक के शुरुआत में एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के अमीर लोगों के बच्चों के लिए बने मशहूर डाल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और ये नौकरी उसे स्कूल के उस वक्त के हेडमास्टर डोनाल्ड बार ने दी थी। डोनाल्ड बार खुद भी विवादों में रहने वाले आदमी थे। वो बाद में अमेरिका के अटॉर्नी जनरल बने विलियम बार के पिता थे। डाल्टन में ही पढ़ाते हुए एप्स्टीन की पहुंच वाले लोगों से जान पहचान होने लगी और यहीं उसकी मुलाकात एलन एस ग्रीनबर्ग से हुई। ग्रीनबर्ग उस समय वॉल स्ट्रीट की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म बेयर स्टर्न्स के एक टॉप अधिकारी थे। ग्रीनबर्ग भी आम बैकग्राउंड से उठकर वॉल स्ट्रीट की ऊंचाई पर पहुंचे थे और वो एप्स्टीन की समझदारी और आगे बढ़ने की चाहत से बहुत इंप्रेस हुए कि एम्बिशियस है लड़का। 1976 में एप्स्टीन बेयर स्टर्न्स में शामिल हो गया। एप्स्टीन ने बहुत तेजी से अमीर ग्राहकों के लिए मुश्किल तरीकों से टैक्स बचाने में महारत हासिल कर ली, लेकिन 1981 में पैसे के लेन देन में कुछ गड़बड़ियों और एक SEC जांच के चलते उसे बेयर स्टर्न्स को छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने अपनी कंसल्टिंग फर्म इंटरनेशनल एसेट्स ग्रुप IAG शुरू की। इसी दौरान एप्स्टीन ने स्पेन की एक अमीर एक्ट्रेस एना ओब्रेगॉन के पिता के डूबे हुए पैसे निकलवाने में मदद की। इसके बदले उसे बड़ी मोटी फीस मिली। 80 के दशक के आखिर में एप्स्टीन की जिंदगी में स्टीवन हॉफनबर्ग आया। हॉफनबर्ग टार्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम की एक डेट कलेक्शन एजेंसी चलाता था। डेट कर्ज है ना, उसकी किस्तें वसूलने वाले लोग। जूली के ब्राउन परवर्जन ऑफ जस्टिस में विस्तार से बताती हैं कि कैसे हॉफनबर्ग और एप्स्टीन ने मिलकर इन्वेस्टर्स के साथ सैकड़ों मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की। ये उस समय अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कैम माना गया। हॉफनबर्ग को तो इस मामले में 18 साल की जेल हुई, लेकिन एप्स्टीन बड़े अजीब तरीके से कानून की पकड़ से साफ साफ बच गया। 90 के दशक की शुरुआत एप्स्टीन के लिए एक और सुनहरा मौका लेकर आ गई। उसकी मुलाकात एल ब्रांड्स के अरबपति CEO लेस्ली वैक्सनर से हुई। एल ब्रांड्स एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसमें विक्टोरिया सीक्रेट जैसी कंपनियां शामिल हैं। वैक्सनर ने एप्स्टीन पर इतना भरोसा किया कि उसे अपना अरबों डॉलर का फाइनेंशियल एम्पायर संभालने की लगभग पूरी छूट दे दी। इसमें टैक्स प्लानिंग, निवेश, चैरिटी और पर्सनल मैटर्स भी शामिल थे। एप्स्टीन ने वैक्सनर की न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी हवेली भी अपने नाम करवाई। इसी दौलत और पहुंच के सहारे एप्स्टीन ने ताकतवर लोगों के उस सर्कल में अपने लिए जगह बनाई और इसी सर्कल ने बाद में उसके घिनौने अपराधों पर पर्दा डालने में अहम भूमिका निभाई। पाम बीच फ्लोरिडा का वो खूबसूरत इलाका जिसकी हम बात कर रहे थे, अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जेफरी एप्स्टीन के लिए ये मासूम जिंदगियों को फंसाने का सबसे बड़ा अड्डा था। उसकी शानदार कोठी 358 एल ब्रिलो वे बाहर से जितनी शानदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही डरावनी और घिनौनी साजिशों का सेंटर थी। जूली के ब्राउन अपने किताब में लिखती हैं कि कम से कम 6 सालों तक एप्स्टीन और उसके शातिर साथी इसी कोठी में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की मासूम लड़कियों को लाते रहे। ये बात मोटे तौर पर 1990s के आखिर से लेकर अर्ली 2000s की है। तरीका बहुत सीधा और बेरहम था, मसाज के बदले अच्छे पैसे देने का झांसा दो। ये लड़कियां जिनकी उम्र अक्सर 13 से 16 साल के बीच होती, माइनर होती, ज़्यादातर गरीब और मुश्किल पारिवारिक हालात से ताल्लुक़ रखती थीं। पैसों की इनको सख्त ज़रूरत होती थी। एप्स्टीन इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। परवर्जन ऑफ जस्टिस के मुताबिक कोठी में पहुंचने पर इन लड़कियों को न सिर्फ गलत तरीके से छुआ जाता, बल्कि कई बार उनके साथ रेप जैसी वहशियाना हरकतें भी होती थीं। इसके बाद उन्हें कभी 200 तो कभी $300 दे दिए जाते और ज़्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें अपनी दूसरी सहेलियों को इस दलदल में खींचने को मजबूर भी किया जाता। इस तरह एप्स्टीन ने युवा और मासूम लड़कियों की एक ऐसी सप्लाई चेन बना दी जो उसकी हवस की आग को लगातार हवा देती रहे। इस पूरे घिनौने नेटवर्क को चलाने में एप्स्टीन अकेला नहीं था। ऑब्वियसली उसकी सबसे बड़ी और शातिर साथी थी एक महिला, गिलेन मैक्सवेल। गिलेन ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल का खुद का अतीत भी बड़ा विवादों में रहा है। जूली के ब्राउन बताती हैं कि 1998 के आसपास गिलेन मैक्सवेल ने पाम बीच काउंटी के कॉलेजेस, आर्ट स्कूल, स्पास और फिटनेस सेंटर्स में घूम घूम कर लड़कियों, खासकर खूबसूरत लड़कियों की तलाश शुरू कर दी थी।
और वो उन्हें एप्स्टीन के लिए मसाज थेरेपिस्ट या पर्सनल असिस्टेंट की अच्छी नौकरी देने का झांसा देती थी। एप्स्टीन के घर का स्टाफ भी इस बात का गवाह था कि मैक्सवेल नियमित रूप से बहुत कम उम्र की बच्चियों को घर लाती थी। कई बार ये लड़कियां खुद मैक्सवेल की बेटी जितनी ही कम उम्र की होती थीं। वो लड़कियों को यह विश्वास दिलाने में माहिर थी कि एप्स्टीन एक भला और दयालु इंसान है जो उनकी मदद करना चाहता है। जूली के ब्राउन परवर्जन ऑफ जस्टिस में इंटरलोकन आर्ट सेंटर की एक घटना का भी जिक्र करती हैं। वहाँ एप्स्टीन और मैक्सवेल ने 1994 में एक 13 साल की लड़की को अपना निशाना बनाया था। ये लड़की वहाँ गायकी सीख रही थी। उस लड़की की मां ने बाद में बताया कि एप्स्टीन ने उनकी बेटी की कम उम्र और उसके पिता की हाल ही में हुई मौत से पैदा हुई कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। एप्स्टीन ने खुद को उस लड़की का गॉड फादर बताने की भी कोशिश की। बाद में एप्स्टीन का खौफ और उसके नेटवर्क का असर इतना ज़बरदस्त था कि शिकार हुई ज़्यादातर लड़कियां सालों तक चुप रहने पर मजबूर थीं। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो कोई उनकी बात पर यकीन ही नहीं करेगा और एप्स्टीन अपनी दौलत और ऊंची पहुंच के दम पर उन्हें या उनके परिवार को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हर जुर्म अपने पीछे कुछ तो निशान छोड़ता ही है। मार्च 2005 में एक गुमनाम फ़ोन कॉल ने पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन के इस घिनौने खेल की पहली और बड़ी हल्की सी ही सही पर अहम जानकारी दे दी। एक घबराई हुई महिला ने अपनी 14 साल की सौतेली बेटी के यौन शोषण का शक जताया। लड़की को उसकी एक दोस्त जो खुद एप्स्टीन के लड़कियों की भर्ती का काम करती थी, एप्स्टीन के घर ले गई थी। इसके बाद पाम बीच पुलिस की डिटेक्टिव मिशेल पैगन ने मामले की शुरुआती जांच की। उनके ट्रांसफ़र के बाद ये केस डिटेक्टिव जो रिकरी के हाथ में आया। जूली के ब्राउन बताती हैं कि रिकरी एक ईमानदार अफसर थे, लेकिन ये केस उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस साबित हुआ। रिकरी और उनकी टीम ने लगभग 3 दर्जन लड़कियों से बात की और एप्स्टीन के खिलाफ एक मजबूत क्रिमिनल केस तैयार किया। उनके पास लड़कियों के बयानों को पक्का करने के लिए ढेरों सबूत थे। इनमें फ़ोन रिकॉर्ड्स, मैसेजेस, पैसों के लेन देन के कागज़, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के उड़ान भरने के मैनिफेस्ट और दूसरे गवाहों के बयान थे। पुलिस ने अक्टूबर 2005 में एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर की तलाशी भी ली, लेकिन जब 20 अक्टूबर 2005 को रिकरी और उनकी टीम सर्च वारंट लेकर एप्स्टीन की कोठी पहुंची तो उन्हें लगा कि एप्स्टीन को इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। घर के 6 कंप्यूटर हार्ड ड्राइव रहस्यमय तरीके से गायब थे और उनकी जगह सिर्फ झूलती हुई तारें बची हुई थीं। जिन नग्न तस्वीरों और अजीब कलाकृतियों का जिक्र कई लड़कियों ने अपने बयानों में किया था, उनमें से ज़्यादातर गायब थी और यह साफ था कि एप्स्टीन और उनके वकील सबूत मिटाने की कोशिश में लग चुके थे। रेड की जानकारी उनको पहले से थी। जेफरी एप्स्टीन की बेहिसाब दौलत के साथ साथ उसके ऊंचे राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स भी उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। इन कॉन्टैक्ट्स ने न सिर्फ उसे समाज के ऊंचे लोगों में जगह दिलाई, बल्कि कानून के शिकंजे से भी बचने में बार बार मदद की। एप्स्टीन के दोस्तों और जान पहचान वालों की लिस्ट में कई बड़े और असरदार नाम शामिल थे। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बाद में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप भी खास हैं। ट्रंप का जिक्र आ रहा है अब। परवर्जन ऑफ जस्टिस के मुताबिक क्लिंटन ने एप्स्टीन के कुख्यात प्राइवेट जेट में कई बार उड़ान भरी। इस जेट को मीडिया और कुछ पीड़ितों ने ललिता एक्सप्रेस का नाम दिया था। ललिता के नाम से आप एक हिंट समझ गए होंगे। ललिता जो उपन्यास है वो एक कम उम्र की लड़की के एक ज़्यादा उम्र के पुरुष से संबंध के बारे में है। खैर, इस ललिता एक्सप्रेस में जो यात्राएं हुई उसमें 2002 और 2003 में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के दौरे शामिल थे। ये यात्राएं अक्सर क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के तहत इंसानियत के कामों के लिए की गई बताई जाती थी। हालांकि फ़्लाइट लॉग्स और कुछ गवाहों के बयानों से भी पता चलता है कि इन यात्राओं का मकसद हमेशा चैरिटी नहीं होता था। एप्स्टीन अक्सर अपनी इन नज़दीकियों का रौब अपनी शिकार लड़कियों पर डालता था कि देखो मेरी क्लिंटन से दोस्ती है, वो मेरे जेट में उड़ता है। उन्हें ये कहकर इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता था कि कितने ऊंचे कॉन्टैक्ट्स हैं। एक पीड़िता ने 2019 में एक मुकदमे के दौरान बताया था कि एप्स्टीन ने उससे विमान में ये कहकर डराया था कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बिल क्लिंटन की पसंदीदा सीट पर बैठी हो। क्लिंटन के प्रवक्ता ने हमेशा इन यात्राओं को ऑफिशियल बताया, इंसानियत से जुड़े मिशंस बताया। एप्स्टीन के अपराधों की जानकारी होने से भी क्लिंटन ने लगातार इनकार किया। जूली के ब्राउन अपनी किताब में 1998 के नए साल के दिन हुई एक रहस्यमय घटना का भी जिक्र करती हैं। न्यू ईयर 1 जनवरी 1998। उस समय क्लिंटन और उनकी फैमिली अमेरिकन वर्जिन आइलैंड्स में छुट्टियां मना रहे थे। उनकी सुरक्षा में लगे 3 अमेरिकी कस्टम एजेंट्स की स्पीड बोट एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड के पास एक चट्टान से टकरा गई थी।
इस हादसे में एक एजेंट की मौत हो गई थी और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस समय एप्स्टीन आधिकारिक तौर पर उस द्वीप का मालिक नहीं बना था, लेकिन स्थानीय लोगों में ये कानाफूसी हमेशा होती रही कि क्लिंटन की सुरक्षा में लगे एजेंट्स इतनी तेज रफ्तार से उस खतरनाक और सुनसान इलाके में क्या करने गए थे कि भिड़ गए, डेथ हो गई। वही इलाका जो बाद में एप्स्टीन का कुख्यात पीडोफाइल आइलैंड बना। तो ये एप्स्टीन के डेमोक्रेट्स के साथ संबंध हो गए, है ना। इसकी पकड़ लेकिन रिपब्लिकन खेमे में भी बढ़िया थी। जब पाम बीच पुलिस और फिर एफबीआई ने एप्स्टीन के खिलाफ अपनी जांच तेज की तो उसने अपनी कानूनी बचाव टीम में ऐसे वकीलों को शामिल किया जिनके संबंध उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन से बहुत अच्छे थे। इनमें केनेथ स्टार जैसे नामी वकील थे। स्टार ने 90 के दशक में बिल क्लिंटन के खिलाफ वाइट वाटर और मोनिका लेविंस्की जैसे केसेस को लीड किया था और क्लिंटन के इम्पीचमेंट में अहम भूमिका भी निभाई थी। इन्हीं राजनीतिक और कानूनी तिकड़मों का नतीजा था एक स्वीट हार्ट डील। मायामी के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने इस विवादित समझौते को ग्रीन लाइट किया था। इस समझौते के तहत एप्स्टीन पर लगे गंभीर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के इल्जाम हटाए गए। बदले में उसे फ्लोरिडा राज्य में वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने और नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने जैसे हल्के आरोपों को कबूल करना तय हुआ। उसे सिर्फ 18 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें से भी उसने ज़्यादातर वक्त पाम बीच काउंटी जेल के वर्क रिलीज प्रोग्राम के तहत जेल से बाहर अपने शानदार ऑफिस में बिताया। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात और शर्मनाक बात यह थी कि इस नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट एनपीए को पीड़िताओं से पूरी तरह गुप्त रखा गया। अमेरिका के क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट के तहत पीड़िताओं को किसी भी प्ली बार्गेन के बारे में बताने और अदालत में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। प्ली बार्गेन मतलब जब आरोपी के साथ समझौता होता है। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के मामले में इन सभी कानूनी और नैतिक अधिकारों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। ये स्वीट हार्ट डील न सिर्फ एप्स्टीन को बचाती थी, बल्कि उसके साथियों को भी भविष्य में किसी कानूनी कार्रवाई से लगभग पूरी तरह से सुरक्षित करती थी। सालों तक जेफरी एप्स्टीन का मामला कानूनी फाइल्स और मीडिया की सुर्खियों से गायब रहा। अपनी आलीशान और अश्लील जिंदगी वो जीता रहा, दुनिया भर में घूमता रहा और अपने प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर अय्याशियां करता रहा, जिससे लोग पीडोफाइल आइलैंड्स के नाम से अब जानने लगे थे। अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में लेबर सेक्रेटरी बने, हमेशा यही सफाई देते रहे कि उन्होंने 2008 में उस समय के सबूतों और हालात को देखते हुए सबसे समझदारी भरा फैसला लिया था। लेकिन जूली के ब्राउन की मियामी हेरल्ड में छपी इन्वेस्टिगेटिव सीरीज परवर्जन ऑफ जस्टिस और उसके बाद आई उनकी इसी नाम की किताब ने इस पूरे मामले की परतों को खोल कर रख दिया और अकोस्टा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस सीरीज के कारण ही जनता का भारी दबाव बना। जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन को एक बार फिर सेक्स ट्रैफिकिंग के नए आरोपों में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद यानी 6 जुलाई को एप्स्टीन पेरिस से अपने प्राइवेट जेट से न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर उतरा तो एफबीआई एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। उसे अरेस्ट किया गया। अब कहानी के इसी मोड़ पर एलन मस्क का एक ट्वीट सामने आता है कि ट्रंप समर्थकों के बीच लंबे समय से मांग रही है कि एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक की जाए। है क्या इनमें? दरअसल एप्स्टीन केस में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है जिसके मुताबिक एप्स्टीन के साथ साथ कई बड़े नाम सेक्स ट्रैफिकिंग में शामिल थे जिन्हें छिपाया जा रहा है। जनवरी 2024 में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक भी किए गए। असल में ये फाइल्स 2015 के एक पुराने कोर्ट केस से निकली हैं। इन फाइल्स में पीड़ितों के बयान हैं, पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, ईमेल्स हैं। इससे एप्स्टीन के जुर्म के तरीकों और उसके नेटवर्क की जानकारी मिलती है। लिस्ट में बिल क्लिंटन, दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे प्रिंस एंड्रू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई बड़े नाम हैं। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक प्रिंस एंड्रू पर यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उन पर एक कोर्ट केस भी चला था। इसी तरह फाइल्स में बिल क्लिंटन का जिक्र आता है। एक बयान के मुताबिक एप्स्टीन ने कहा था कि क्लिंटन को जवान लड़कियां पसंद हैं। ट्रंप का जिक्र एक कैसीनो जाने के संबंध में है। हालांकि जितनी जानकारी पब्लिक है ट्रंप को लेकर के, उसके मुताबिक फाइल्स में ट्रंप पर किसी गलत काम का सीधा आरोप नहीं मिलता है। एप्स्टीन केस को लेकर कई लोग मानते हैं कि अभी सारी फाइल सार्वजनिक नहीं है क्योंकि इससे और बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है। मस्क इसी मामले में ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। मस्क का कहना है कि फाइल सार्वजनिक न करने का असल कारण यह है कि ट्रंप का नाम भी शामिल है। असलियत क्या है? जूली के ब्राउन परवर्जन ऑफ जस्टिस में विस्तार से बताती हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच पुराने और कई बार अजीब संबंध थे। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एप्स्टीन को शानदार आदमी, टेरिफिक गाय बताया था और साथ में ये भी कहा था कि उसे भी मेरी तरह खूबसूरत औरतें पसंद हैं और में से काफ़ी कम उम्र होती हैं।
हालांकि बाद में ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी भी बनाई। कहा जाता है कि इसकी एक वजह यह थी कि एप्स्टीन पर पाम बीच से ट्रंप के आलीशान मार लागो के क्लब के एक सदस्य की बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसके बाद ट्रंप ने उसे क्लब से बैन किया। एक और किस्सा 2004 के एक रियल एस्टेट सौदे से जुड़ा है, जिसे लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। प्रोविजन ऑफ जस्टिस में केटी जॉनसन नाम के एक महिला के सनसनीखेज आरोपों का भी विस्तृत जिक्र है। केटी जॉनसन ने दावा किया था कि 1994 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी, तब डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोनों ने न्यूयॉर्क में एप्स्टीन की आलीशान कोठी पर होने वाली पार्टियों में कई बार उसका यौन शोषण और बलात्कार किया था। इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र रूप से कभी पुष्टि नहीं हो पाई और डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इन्हें सिरे से नकारा। 10 अगस्त 2019 को अपनी गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में जेल की कोठरी में रहस्यमय हालत में मृत पाया गया। अधिकारियों ने कहा कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन इस पर भी गहरे सवालिया निशान लगे, खासकर ये देखते हुए कि कुछ हफ्ते पहले भी उसने आत्महत्या की नाकाम कोशिश की थी। जेल के 2 गार्ड्स पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने और रिकॉर्ड्स में हेरफेर का आरोप लगा। इन हालात ने इस थ्योरी को और हवा दी कि जेफरी एप्स्टीन को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया, खामोश कर दिया गया, क्योंकि वो कई बेहद ताकतवर और प्रभावशाली लोगों के काले कारनामों का राजदार था, नाम ले सकता था। जूली के ब्राउन अपनी किताब में इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि ऐसी पक्की संभावना थी कि एप्स्टीन के पास अपने अमीर और ताकतवर दोस्तों की आपत्तिजनक स्थितियों की वीडियो टेप्स और तस्वीरें थीं, जिनका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने और अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो करता था। शायद यही एक बड़ी वजह थी कि इतने सारे प्रभावशाली लोग इतने सालों तक उसके अपराधों पर पर्दा डालने और उसे बचाने की ही कोशिशों में लगे रहे। और ये कहानी अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुई है। एप्स्टीन की मौत के बाद उसके अपराधों के सबसे बड़े साथी गिलन मैक्सवेल पर कानूनी शिकंजा कसा गया। जुलाई 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया और लंबे मुकदमे के बाद दिसंबर 2021 में जूरी ने उसे नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग में मदद करने जैसे कई गंभीर मामलों में दोषी पाया। जून 2022 में मैक्सवेल को 20 साल की सज़ा सुनाई गई। जेफरी एप्स्टीन भले इस दुनिया से जा चुका हो, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स में उसका भूत जिंदा है और मस्क और ट्रंप के बीच कहासुनी ने एक बार फिर से इसे सुर्खियों में ला दिया है। तो ये थी एप्स्टीन की कहानी। अब आपको बता देते हैं कि ट्रंप मस्क मंथन से एप्स्टीन नामक विष के अलावा और क्या क्या निकला है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क कितने रैंडम लोग हैं, ये हम आपको पिछले कई एपिसोड्स में बता चुके हैं राजदूत के। बीती रात जब उनका झगड़ा चरम पर था, ट्रंप ने कहा कि मस्क की सब्सिडी बंद कर दूंगा, तो मस्क ने कहा कि अब मैं भी अपना रॉकेट नहीं भेजूंगा। तब अलास्का नाम के एक ट्विटर हैंडल ने कहा कि भाई शांत हो जाओ कुछ दिन के लिए। तब मस्क ने कहा कि अच्छी सलाह है, ड्रैगन को डीकमीशन नहीं करूंगा। लेकिन इतना होने तक मिसिसिपी नदी में बहुत पानी बह चुका था। बिग ब्यूटीफुल बिल में ईवी सब्सिडी खत्म होने की बात और फिर ट्रंप से सार्वजनिक झगड़े ने टेस्ला के शेयर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। टेस्ला पहले से अमेरिका में वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक है। इस साल अब तक टेस्ला का जो फ्लैगशिप शेयर है 29.3% से ज़्यादा गिर चुका है। कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर थी। 5 जून की गिरावट से 10th पोजीशन पे आ गई। इसी दिन टेस्ला का फ्लैगशिप शेयर 12% गिरा। ये जो 12% की हम गिरावट बता रहे हैं वो भी शेयर के संभलने के बाद की है। संभला कैसे? जब व्हाइट हाउस की तरफ से खबर आई कि मस्क और ट्रंप के बीच शुक्रवार यानी भारतीय समय के हिसाब से 6-7 जून की दरमियानी रात बात होगी। वैसे जितनी नाटकीयता के साथ ट्रंप मस्क विवाद एक्स पर खेला जा रहा था, असल जिंदगी में चीजें इतनी नाटकीय नहीं होती हैं, नहीं हो सकती। न मस्क झटके से अलग हो सकते हैं और न ही ट्रंप झटके से मस्क को अलग फेंक सकते हैं। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास नासा से $5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स को लाया ले जाया जा सके। यही काम ड्रैगन कैप्सूल से होता है। ना नासा और ना एक्स एक झटके में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। नासा के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर आप मिला दें तो मस्क को कुल $22 बिलियन के ठेके मिले हुए हैं। और यही वजह थी कि मस्क को ट्रंप के दफ्तर में देखना इतना अश्लील था कि एक ठेकेदार जिसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं राष्ट्रपति के साथ पॉलिसी पर इतना फ्रीली कैसे बात कर सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ये अश्लीलता क्रोनी कैपिटलिज्म की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन थी जिसे उसके नाम से पुकारने में लोग कतराते थे। ऐसा अफ्रीका या नॉर्थ कोरिया में कहीं हो जाता तो जनता बनाना रिपब्लिक करने लगती, लेकिन मस्क और ट्रंप को इसके छूट मिलती रही।
जो बाकी नेता थे वो मस्क की बीवी बच्चों को एंटरटेन करने में लगे रहे, क्योंकि उनको ट्रंप से काम निकालना था। लेकिन अब मस्क और ट्रंप के रास्ते अलग होते नजर आ रहे हैं, छीछा लेदर हो रही है, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मस्क ने तो धमकी भी दी कि पार्टी बनाकर घर के सारे बदल देंगे, लेकिन कभी जर्मनी तो कभी ब्रिटेन की राजनीति में दखल देने की कोशिश करने वाले मस्क राजनीति में अमेरिका की हाशिए पर आते नजर आ रहे हैं। मस्क को सोच विचार कर आगे के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि ट्रंप का समर्थन उन्होंने यूं ही नहीं किया था। मस्क की कंपनीज पर अमेरिकी रेगुलेटर्स झोला भर के जांच खोलकर बैठे हुए थे इलेक्शंस के पहले, इसीलिए मस्क को एक ताकतवर आदमी पर दांव लगाना पड़ा। अब ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। मस्क इस दिक्कत से कैसे उभरेंगे, उन्हें सोचना पड़ेगा बहुत सीरियस होकर के। लेट दैट सिंक इन करके नहीं होगा। रही बात ट्रंप के जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल में फंसने की, तो ट्रंप पर यौन शोषण के इल्ज़ाम पहले भी लगे हैं, जिससे उनका कुछ बिगड़ा हो ऐसा लगता तो नहीं है। उनके वोटर्स ने उन्हें इसलिए नहीं चुना कि वो मानते हैं कि ट्रंप बेगुनाह है। ट्रंप के वोटर्स वो हैं जो जानते तो सब हैं, लेकिन उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट टाइप के लोग हैं वो। बाकी बहुत कुछ बदल जाएगा ऐसी आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ट्रंप और मस्क ने जिस सनक का परिचय दिया है उस हिसाब से वो 4 दिन बाद फिर दोस्त नजर आएँ तो आप अचरज मत कीजिएगा। आप पूछ सकते हैं कि भाई सनकी लोग यूएस चला कैसे रहे हैं, किसने बिठाया? तो इसके जवाब में मैं आपको अपने दोस्त अभिषेक से हुई एक बात बताता हूँ। सोनू वाला अभिषेक, जो साजिद के आने से पहले राजदूत की उसने नींव रखी, लगभग 100 एपिसोड्स भी लिखे। तब की बात है जब बाइडन का एक वीडियो आया था जिसमें वो क्लूलेस दिख रहे थे ना, वो समझ नहीं आ रहा था उन्हें जाना कहाँ है। तो मैं सोनू से कहा हमने कि भाई बताओ यार, एक जोन्ड आउट आदमी 4 साल प्रेसिडेंट रहा, यूएस का देश चलाता रहा। तब सोनू ने कहा था कि इसका मतलब अमेरिका को राष्ट्रपति नहीं चलाते हैं, कई तरह की सत्ता होती है, वो दिखती है वो वाली भी, जो नहीं दिखती है वो भी। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रंप जैसे सनकी कम ही इतने बड़े पदों तक पहुंचते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, कुछ होने नहीं जा रहा है, सब ठीक है। बस आप एंजॉय कीजिए जो हो रहा है यूएस में। ट्रंप मस्क अध्याय को हम यहाँ पे विराम देते हैं। अब एक बोनस अपडेट आपको राजदूत में दे दें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल गाजा में हमास विरोधी गुटों को हथियार मुहैया करा रहा है। उनके इस बयान के बाद इजराइल में राजनीति तेज हो गई है। इजराइल के कई नेताओं ने उनके इस रवैये पर ऐतराज़ जताया है और कहा है कि नेतन्याहू की रणनीति इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। नेतन्याहू ने अपने बचाव में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा कि इसमें क्या गलत है। उनके इस फैसले से इजराइल के लाखों सैनिकों की जान बचती है और हमास को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेतन्याहू का यह बयान विपक्षी नेता एविगडोर के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इस्लामिक स्टेट से जुड़े अपराधियों को हथियार देने का इल्ज़ाम लगाया था नेतन्याहू पर। इन हथियारों को अबू शबाब कबीले को देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई थी, ऐसा कहा गया। उनके इस बयान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। गाज़ा में मौजूदा समय में यासर अबू शबाब के नेतृत्व में सैकड़ों लोग हमास के विरोध में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वो गाज़ा में सहायता लाने वाले ट्रक्स की सुरक्षा में तैनात हैं, जिससे मानवीय सहायता सुनिश्चित हो सके। यासिर ने इजराइल के प्रधानमंत्री का जो हथियार मुहैया कराने का दावा है उसको भी खारिज किया और कहा है कि हमारे हथियार पुराने हैं और वो अपने लोगों के सहयोग से ही आए हैं। तो ये था आज का राजदूत, जिसे कमल ने लिखा, उनकी मदद हेमंत ने की, रिया ने की और सर्वेश ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।